हेलो एवरीवन, शिक्षा विद प्रतीश में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेखपाल का अलग टॉपिक। ग्रामीण विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रामीण परिवेश जिसे कहते हैं। तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में एवं ग्राम विकास कार्यक्रम एवं प्रबंधन, ये हमारा टॉपिक था। इसके अंदर एक ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आंदोलन। तो आंदोलन को जानने से पहले आंदोलन किस बारे में हुआ, इस बारे में हम जानते हैं। तो पहले जो है कृषि दो प्रकार की प्रणालियों में विकसित थी, एक सामंतवादी कृषि प्रणाली और दूसरी पूंजीवादी कृषि प्रणाली। तो सामंतवादी कृषि प्रणाली क्या है, ये देखिए। सामंतवादी परिवार अपनी भूमि काश्तकारों को खेती करने के लिए पट्टे पर देते हैं तथा इनकी आय का मुख्य स्रोत काश्तकार द्वारा दिया गया किराया है। ऐसा समझिए कि जो आपने भूमि थी आपकी, उसको वो किसी और को दे देते थे कि आप इस पर खेती करो, और बदले में क्या करते थे, उससे किराया लेते थे। अब ये किराया रुपए के रूप में भी हो सकता था, या फिर जो वो भूमि पे खेती करके जो चीज उगाता था वो उसके कुछ हिस्सा आपको दे सकता था। तो जो सामंतवादी कृषि प्रणाली थी वो इस टाइप से थी। तो इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से सामंतवादी खेती के काम में शामिल नहीं है। मतलब ये कहने का है कि प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट जो है हम लोग खेती में इन्वॉल्व नहीं होते थे। बस ये था कि उनको किराए पर दे देते थे अपनी जमीन की, इस पर तुम काम करो, इसके बदले में हमें किराया दे देना, ठीक है। और किराया वो रुपए के रूप में भी हो सकता था, और भूमि पे जो उगाया जाता था उसका मतलब कुछ पार्ट भी हो सकता था। तो ये हो गई हमारी सामंतवादी कृषि प्रणाली। और दूसरी पूंजीवादी कृषि प्रणाली थी। अब पूंजीवादी कृषि प्रणाली में क्या होता था, काफी भू संपत्ति के स्वामी, मतलब एक बहुत बड़ी भूमि के जो स्वामी होते थे, जो अपने खेतों में खेती बाड़ी श्रमिकों की सहायता से अपने स्वयं के निर्देशन से कराते थे। कहने का मतलब है कि उनके पास भूमि तो बहुत थी, पर वो जो है दूसरों को दे नहीं देते थे कि हम इसकी देखभाल भी नहीं करेंगे, तुम करो जो करना है, ठीक है। वो नहीं था, वो अपनी देखरेख में अपने मन की फसलें उगवाते थे, श्रमिक रखते थे, उनसे काम करवाते थे, उनको मजदूरी देते थे, ठीक है। पर वे स्वयं सीधे रूप से कृषि गतिविधियों में कार्यरत नहीं रहते थे। पर ये नहीं था कि खुद फावड़ा चलाने लगे या खुद बीज बोने लगे, ये काम वो नहीं करते थे। वो ये सारा काम श्रमिकों से अपनी देख रेख में कराते थे। तो ये हो जाता था पूंजीवादी, मतलब उनके पास खूब सारी संपत्ति थी, ठीक है, इसलिए पूंजीवादी कृषि प्रणाली। तो आप समझ गए होंगे सामंतवादी कृषि प्रणाली और पूंजीवादी कृषि प्रणाली में क्या डिफरेंस है। सामंतवादी जो थे वो अपनी जो भूमि थी वो दूसरों को किराए पर दे देते थे, उससे किराया लेते थे, ये उनका मतलब मुख्य मतलब उनका आय का स्रोत था, ठीक है। और वो प्रत्यक्ष रूप से खेती नहीं करते थे, ना देखने जाते थे वहां पे कि क्या हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं होता था, क्या उगाओ कुछ करो, उनसे मतलब नहीं है सामंतवादियों को, ठीक है। और जो पूंजीवादी थे उनका क्या था कि उनको मतलब होता था, वो अपनी पसंद की फसलें उगाते थे, श्रमिक रखते थे और उनको मजदूरी देते थे और अपनी देखरेख में काम करवाते थे, पर खुद काम नहीं करते थे, ठीक। ये पूंजीवादियों का है। अब ये जो कृषि प्रणालियां थी, इन्हीं पर आंदोलन हुए। कुछ आंदोलन का मतलब अपने मन के हिसाब से जब काम नहीं होता है तो एक बड़ा समूह उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, वही आंदोलन है, सभी लोग जानते हैं। तो ये था सामंतवादी जो कृषि प्रणाली थी, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ करते थे, क्योंकि जब वो लोग अपनी किराए पर देते थे तो कुछ टाइम के बाद मतलब जो वहां पे लगातार मजदूरी या फिर जो लोग लगातार वहां पे खेती करते रहते थे वो कहते थे कि ये मेरा खेत है, इस टाइप से मतलब जो भी उनका रहता हो। तो सामंतवादी विरोधाभासों से उठने वाले संघर्ष या फिर आंदोलन 1950 के पहले, ये जो आंदोलन 1950 के पहले हुए, स्वतंत्रता के पहले जो भी हुए वो थे, उसमें भी दो आते हैं, जैसे कृषि भूमि संघर्ष भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, अंग्रेजों के आगमन से 1857 तक ये अंग्रेजों के खिलाफ किसान और मजदूर जो है आंदोलन किया करते थे कि उनके मन का काम नहीं हो रहा, पर उनमें इतनी अच्छी एकजुटता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करते थे। इसलिए इनको दो पार्टों में बांटा गया 1950 स्वतंत्रता से पहले को, मतलब, ठीक है। एक तरफ है अंग्रेजों के आगमन से 1897 तक, और दूसरी तरफ है 1897 से के बाद से 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों तक। 20वीं शताब्दी मतलब 1950 के पहले 50 वर्षों तक, मतलब 1950 तक, ठीक है। तो ये अंग्रेजों के आगमन से 1857 तक में 1857 की क्रांति भी आ जाती है, और 1857 के बाद से 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों तक जो किसानों ने आंदोलन किए या मजदूरों ने जो भी आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ या फिर जो भी जिनके भी खिलाफ, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। पर सामंतवादी विरोधाभास यहीं पर
समाप्त नहीं हुआ, इनका विरोधाभास चला है आगे। सामंतवादी विरोधाभास से उत्पन्न होने वाले आंदोलन 1950 के बाद, ठीक है। तो सामंतवादी जो विरोधाभास है वो उत्पन्न होने वाले आंदोलन, उनसे जो भी आंदोलन उत्पन्न हुए तो हम वो पढ़ेंगे जो 1950 के बाद उत्पन्न हुए आंदोलन है, ठीक है। तो पहला आंदोलन है ग्रामदान। ये ग्रामदान आंदोलन क्या है? 1950 तेलंगाना आंदोलन की समाप्ति पर भूदान आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है। तो तेलंगाना आंदोलन जो ये था ये 1946 में स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ? 1950 में। तेलंगाना आंदोलन क्या था? ये आंदोलन ये था कि इसका दूसरा नाम किसान आंदोलन भी है। इन्होंने साहूकारों के खिलाफ, ठीक है, या फिर जो पूंजीपति लोग थे और सरकार के खिलाफ इन लोगों ने ये आंदोलन चलाया था। तेलंगाना आंदोलन जो था इसे किसान आंदोलन भी कहते हैं। ये साहूकारों के खिलाफ चलाया गया था क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कर वगैरह लगा देते थे, ठीक है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए, मतलब इससे लड़ाई करने के लिए किसानों ने तेलंगाना आंदोलन की स्टार्टिंग 1946 में की थी। ये लेकिन ये समाप्त कब हुआ? 1950 में। तो जब ये 1950 में समाप्त हुआ तो 1950 तेलंगाना आंदोलन की समाप्ति पर भूदान आंदोलन का उदय हुआ। तो भूदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1951 में, मतलब 1951 में भूदान आंदोलन का उदय हुआ। ये विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था, जो बाद में ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो भूदान जो आंदोलन था जो 1951 में स्टार्ट हुआ था, यही ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व को न्यास की संपत्ति में बदलना था। इसमें जो संपत्ति थी, जो निजी संपत्ति थी, उसको न्यास की संपत्ति में बदलना था, विशेषता भूमि के मामले में। अब ये न्यास क्या है? तो न्यास जो है, ये वर्ड न्यास एक ऐसा दायित्व है जिसमें वह व्यक्ति जिसे न्यासधारी कहा जाता है अन्य व्यक्तियों के हित के लिए उनकी संपत्ति पर नियंत्रण रखता है, जिन्हें हितग्राही कहा जाता है, ठीक है। तो न्यास का क्या मतलब हुआ? न्यास एक ऐसा दायित्व है जिससे वह व्यक्ति जिसे न्यासधारी कहते हैं, एक न्यासधारी बनाया जाता है जो कई लोगों की संपत्ति पर देखरेख करता है, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ हो, जैसे कि वो उस संपत्ति को दूसरों को भी यूज करने के लिए दे सके, ठीक है। तो इस टाइप से न्यासधारी कहा जाता है। अन्य व्यक्तियों के हित के लिए उनकी संपत्ति पर नियंत्रण रखता है, जिन्हें हितग्राही कहा जाता है। इसे हितग्राही भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? न्यास स्वामित्व का तात्पर्य था कि उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, मशीनें, उत्पादन के साधन इन्हें क्यों बोला जाता है? भूमि पे आप कोई चीज उपजा सकते हैं, ठीक है। मशीनों से काम करके आप अपना व्यवसाय आगे बढ़ाते हैं। तो किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं ना आप, तो इसीलिए उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, मशीनें आदि के जो स्वामी होते थे, मतलब जो उनके मालिक होते थे, अपनी संपत्ति और उपक्रम का मतलब है जो उनके पास सामान होता था, चाहे भूमि हो या मशीन हो, ठीक है, कि न्यासी बन जाए। उनके मतलब कि न्यासी मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं एक उच्च पद होता है, ठीक है, सर्वे सर्वा कह सकते हैं, न्यासी बन जाए और यह उस समुदाय की होगी जो उस पर श्रम करेगा, ठीक है। फिर विनोबा भावे का भूदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? याद करो, हाँ 1951 में, ठीक है, बिल्कुल सही। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन 1951 में जो शुरू हुआ था, ये नालगोंडा से प्रारंभ हुआ, जो तेलंगाना आंदोलन की जन्मस्थली था। तेलंगाना आंदोलन की जन्मस्थली भी नालगोंडा था। तेलंगाना आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1946 में। ये कृषि और मजदूरों ने श्रमिक मतलब कि स्टार्ट किया था सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन नालगोंडा से प्रारंभ हुआ, जो तेलंगाना आंदोलन की जन्मस्थली था, यानी कि भूदान आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन दोनों ही नालगोंडा से स्टार्ट हुआ। नालगोंडा कहाँ है? तो नालगोंडा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा प्रमुख आंदोलन आ जाता है नक्सलवाड़ी या नक्सली आंदोलन, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से प्रारंभ हुआ। अब इसकी पूरी डिटेल सुनो। क्या था कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील के नक्सलवाड़ी गांव से इस आंदोलन का उदय हुआ। कब हुआ? 1967। नक्सली आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1967। फिर से 1967। अब इसकी खासियत क्या थी? ये सशस्त्र
काम करती है, बढ़िया। और ये कब थी? सरकार की जो नीतियां थी उसके विरुद्ध ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से ये प्रारंभ हुआ। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील में नक्सलवाड़ी आंदोलन का उदय वर्ष 1967 में हुआ। कब हुआ? 1967 में हुआ, ठीक है। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के थे चारू मजूमदार और कानू सान्याल। ये इस मतलब के आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन थे? चारू मजूमदार और कानू सान्याल। चारू मजूमदार और कानू सान्याल, ठीक है। 1967 में नक्सली आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब यह आंदोलन क्यों हुआ? मजदूरों और किसानों की दुर्दशा की जिम्मेदार सरकारी नीतियां हैं। मजूमदार जो थे और कानू सान्याल जो थे, इनका ये मानना था कि जो किसान और मजदूर हैं और इनके खिलाफ मतलब कि जो इनकी दुर्दशा हो रही है, इसका कारण सिर्फ सरकारी नीतियां हैं। जो भी सरकार की नीतियां चल रही है ये उनके खिलाफ है और इनकी दुर्दशा का कारण यही है। इसलिए इसे सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। तो मजूमदार और कानू सान्याल का ये मानना था कि किसान की दुर्दशा और मजदूरों की जो दुर्दशा है वो सरकार की नीतियों की वजह से है और इन्हें तभी दूर किया जा सकता है जब हम सशस्त्र क्रांति से मतलब समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपके कुछ आंदोलन बाकी है, जैसे बरगा आंदोलन, तो इसको हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा और पढ़ते जरूर रहिएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस हल्के हल्के से नोट्स बनाइए कि ग्रामदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1951 वगैरह इस टाइप से, और हल्के हल्के नोट्स चाय के साथ आराम से डिस्कस करना है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए।